नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, मैंने जो पिछला वीडियो जो आपको अपलोड किया घटनासार का, उसमें चार चार से पांच कुछ टॉपिक ऐसे बचे हुए थे इंटरनेशनल में, क्योंकि वो पीडीएफ उतनी ही थी इसलिए वो चीज़ें कंप्लीट हो नहीं पाई। बट अभी हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। देखिए, इसका पहला टॉपिक है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस समझौता। ऑकस समझौता आपको शायद याद हो, अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर को या फिर मैगजीन्स को लगातार, तो आपको ऑकस समझौता आपने जरूर पढ़ा होगा। और 2021 के यूपी पीसीएस एग्जाम में इसको पूछा भी गया था, राइट। तो ऑकस के बारे में पूछा गया था, बस इतना ही पूछा गया था। तो उम्मीद है हो सकता है कि इसको फिर से पूछ लिया जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ऑकस है क्या? देखिए, एयू ए ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, फिर यूएस, ठीक। यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इनके बीच में एक रक्षा समझौता है, त्रिपक्षीय रक्षा समझौता, जिसको बोलते हैं ऑकस, राइट। तो ये हो गया ऑकस। घोषणा इसकी की गई थी 2021 में, ठीक है। 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। अब ये किस लिए बना? तो देखिए, चाइना जो है, आपको पता है कि साउथ चाइना सी का मसला हो या फिर इंडो पैसिफिक का मसला हो, वहाँ पे स्थितियाँ बहुत गंभीर आगे आने वाले समय में स्थितियाँ बहुत गंभीर होने की संभावना बनी रहेगी। समझे? ताइवान पे अगर आक्रमण करने की बात हो, ठीक, या और भी जो नेबर्स कंट्री हैं चाइना के, वो हमेशा डरते रहते हैं। तो वो जब डरते रहते हैं, तो देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि जापान के ऊपर एक तरीके का एक प्रतिबंध है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स विसाइल्स इनको लेके वो नहीं अपना काम करेंगे, और उनको सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? यूएसए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी उसमें आता है। लेकिन देखिए, जब 2021 में ये समझौता हुआ, तो इसमें एक बात साफ निकल के आई कि इस रीजन में आपको सिक्योरिटी के पर्पज से, आपको नेविगेशन के पर्पज से, सिक्योरिटी के पर्पज से आपके पास में सबमरीन होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की बात इसमें की गई थी। और 2030 तक ऐसी कुछ 3 से लेके 5 जितनी भी हो पाए आगे, ठीक है, उतनी सबमरीन्स ये दोनों देश बना के देंगे। कौन कौन देंगे? तो यूके और यूएस। इसको अगर जब इसकी घोषणा हुई थी, तो शायद आपको एक चीज याद हो कि वहां पे फ्रांस जो था बहुत नाराज हो गया था, क्योंकि ये डील पहले फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया की हो रही थी। लेकिन इसके बाद में यूके यूएस जब कूद गए, तो डिफेंस डील ये फ्रांस के हाथ से जब निकल गई, तो फ्रांस बहुत मतलब बहुत परेशान हो गया। और फ्रांस के पास में फिलहाल एक बड़ा विकल्प है, इंडिया बड़ा विकल्प है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के अंडर हो, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हो, हम लोग लगातार उनसे परचेज कर रहे हैं। एक नई डील राफेल की अभी और होने वाली है, और एक और सबमरीन्स की डील अभी होने वाली है, ठीक। तो फ्रांस इंडिया की तरफ ज्यादा मतलब अपनी आकांक्षाओं से इंडिया को देख रहा है। और ये ऐसा घोषणा है, इसमें बस मोटी मोटी सी बात केवल इतनी है कि इसके बैनर के नीचे बाइडेन ने 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री सुनक और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात की थी, ठीक। इसमें बात यह है कि 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने पे समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती हैं? दो तरीके के, देखिए, आपको 2-3 तरीके के सबमरीन आपको देखने को मिलेंगे। एक कन्वेंशनल होती है, डीजल इलेक्ट्रिक जिनको बोलते हैं, वो डीजल से चलने वाली होती है, उनको बार बार रिफिल करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। बट न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन है, वो बहुत टाइम तक रह सकती हैं जमीन के अंदर, बहुत टाइम तक, ठीक है। और फिर तीसरे तरीके की सबमरीन होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड प्लस, इसके बाद में जिन पे न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लगी होती हैं, मतलब वो पानी के अंदर रहते हुए न्यूक्लियर मिसाइल से लॉन्च कर सकती हैं कहीं से भी, ठीक है। तो वो तीसरे तरीके की हो गई। तो बस यही सब इसमें है, और इसमें कुछ खास नहीं है, इतना बहुत कुछ खास नहीं है कि अमेरिका ब्रिटेन संयुक्त रूप से 8SSN ऑकस सबमरीन बनाएंगे, जिसमें अमेरिकी तकनीक का प्रयोग किया गया होगा, ठीक। फिर बहुत सारी इसमें बातें छोटी छोटी लिखी गई हैं, ये सब बढ़ाने के लिए, ये सब पढ़ लो, इसमें कुछ बहुत इतना खास है नहीं, राइट। पॉज करके पढ़ लो, या फिर आपके पास मैगजीन तो होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ है, यह समझौता सैन्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे फाइव आइज खुफिया साझाकरण संगठन से अलग करेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और कनाडा भी शामिल है। अब देखिए, अभी जब से ये निज्जर का मसला चला है, कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा का इंडिया के ऊपर एक आरोप है फिलहाल कि इंडिया ने निज्जर को मरवा दिया है। अब निज्जर कौन था? न्यूज़पेपर या फिर आप टीवी चैनल्स लगातार देख रहे होंगे, तो उसमें निज्जर निज्जर बहुत
बहुत बार ये नाम आया। एक एक आतंकवादी था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हत्या कर दी गई थी कनाडा में, और उस पर ट्रूडो साहब ने एक वहां की संसद में एक बयान दे दिया कि इंडिया ने ऐसी घटना की है। ठीक, तो इसमें आप फाइव आइज का आपने बहुत नाम सुना होगा। फाइव आइज कौन होते हैं? तो ये पांच पांच देखिए, पांच कंट्री हैं। कौन सा है? एक यूएसए, फिर कनाडा, ठीक, फिर यूके यूनाइटेड किंगडम, और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। ठीक, ये पांच कंट्री हैं, इनको फाइव आइज बोला गया है। और फाइव आइज करते क्या है? तो फाइव आइज आपस में बैठ के अपनी खुफिया जो जानकारी होती है एक दूसरे देशों से, ये साझा करते हैं। ठीक, ये ऐसा करते क्यों है फाइव आइज? तो इनका एक देखिए, एथनिकली अगर देखा जाए तो इनकी एथनिसिटी जो है वो एक ही जैसी है, मतलब एक ही नस्ल के ये सारे लोग हैं। जबकि आपको पता है कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं वहाँ की नस्ल अलग हो जाती है। समझे कि हम लोग क्या देखते हैं, हम इंडिया में केवल देखते हैं व्हाइट पीपल हैं, ये केवल सफेद गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, ये गोरे हैं। सब गोरे होते हैं, गोरे तो वैसे सभी है, बट इनमें भी अलग अलग तरीके के अलग अलग नस्ल के लोग हैं, जिसमें जो आपको ये यूक्रेन और जो आपको रशिया वाले देखने को मिलते हैं, इन ये देखने में थोड़े से अलग होते हैं। जबकि यूके के लोग देखने में थोड़े से अलग होते हैं, अमेरिकन लोग देखने में थोड़े से अलग होते हैं। तो ये एक सेम रीजन के लोग हैं, मतलब सेम एथनिकली इनको देखा जाए तो सेम तरीके के लोग हैं। इन्होंने ये एक सिस्टम बनाया फाइव आइज। ठीक, क्योंकि आपको पता है यूएसए के ऊपर भी यूके का शासन रहा है बहुत सालों तक। ठीक है, तो ये सब इनकी सबकी बात है। और बस ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगला है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला शहर। अब ये ड्राइविंग से रिलेटेड है, बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक, और बस इसमें केवल इतनी चीज आप पढ़ो, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु जो है दुनिया का सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान। टॉम क्या है, टॉप पे कौन कौन से हैं, केवल इतना और देख लो। लंदन, फिर सबसे धीमा कौन है? लंदन जो है, लंदन की औसत गति कितनी है? 14 किलोमीटर इतने समय। ठीक, प्रति किलोमीटर कितनी औसत समय लगेगा? इतना। इसमें ये लगेगा, इसमें ये, फिर इसके बाद धीरे 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 तेज होते रहेंगे। टॉम ने ये निकाली है। ठीक, बहुत कुछ खास नहीं है। डेनमार्क देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे ट्रैफिक का, फालतू है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ जो नॉर्दर्न सी है, जो नॉर्थ सी है, वहां पे डेनमार्क 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की एक परियोजना बना रहा है, जिसका नाम है ग्रीन सैंड। हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन सैंड क्या है। ठीक, अब ग्रीन सैंड आपको लिख देगा कि ये एक तो यही लिख देगा कि ये CO2 को पानी के अंदर, जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर दफनाने की योजना है, नंबर एक। नंबर दो लिख देगा कि ये एक सोलर पैनल से रिलेटेड, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ऐसा लिख देगा कि यहाँ पे जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट्स होते हैं, वहां पे पानी पहुंचाने की योजना है भारत सरकार की। ऐसे करके बहुत सारी चीजें आएंगी, और सैंड लिखा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि ये मरुस्थल में पानी पहुंचाने की योजना हो, और आप चक चक मार के चले आए। आप कहें कि नहीं नहीं चचा, मेरा तो ठीक है। जब चचा घर पहुंचे तो पता चला, समझे, कि नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। ठीक है, तो ग्रीन सैंड का उद्घाटन किया गया हाल ही में। इस तरह देशों से आयातित जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको समुद्र के अंदर दफनाने वाला पहला देश दुनिया का बना है। ठीक, CO2 का कब्रिस्तान, जहां वातावरण से अधिक गर्म होने के, देखिए CO2 बहुत गर्म गैस होती है। आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें CO2 नीचे रह जाती है, सारी CO2 ऊपर नहीं जा पाती है और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाती है। तो वो क्या करेगी, वो सब चीजें क्या करती हैं, धीरे 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 गर्म कर रही हैं, वातावरण को गर्म कर रही हैं। इससे बहुत बहुत परेशानी होगी आगे। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मानव जाति के ऊपर नुकसान आ रहा है, खाद्य संकट भी पैदा हो रहा है, समुद्री जल जीवन तबाह हो रहा है, कोरल मॉर्टेलिटी आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। इसका इफेक्ट केवल एक जगह पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, स्टॉक मार्केट तक आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अगर किसी को खाना नहीं मिला, वहां पे भुखमरी पैदा हो गई, भुखमरी पैदा हो गई, वहां का इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया, और सी चीजें जो उसकी चेन में थी, सारी चीजें खराब होने लगी।
तो ऐसी चीजें होती हैं। इसमें पुराने तेल क्षेत्र की एक साइट है जहां पे ऐसा काम किया जाएगा। और इसमें देखिए 2 कंपनी है। एक कंपनी है ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज है इनियोस, हो सकता है यहाँ पे देखिए बोल्ड करके नहीं लिखा गया है, लेकिन आप नाम इनको याद रखना, इनियोस। और जर्मन तेल कंपनी है कौन सी, विंटरसॉल डीए। ठीक, विंटरसॉल डीए के नेतृत्व में ग्रीन सैंड परियोजना से 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन होगा, ये टन CO2 का स्टोर करने की उम्मीद है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगा भी दिया है, आप भी लिख लेना इस पे, ये आ सकता है। ठीक है, चलो, ग्लोबल थ्रेड लैब्स एस्केप रिपोर्ट है। अब देखिए जो इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी फर्म है एक, क्लाउड सेक ने एक रिपोर्ट जारी की, उसका नाम है ग्लोबल थ्रेड लैंडस्केप। ठीक, रिपोर्ट ये जारी की। अब इसमें रिपोर्ट में क्या है तो देखिए क्या लिखा हुआ। वर्ष 2022 में दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों पर हुए कुल साइबर हमले में भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चाइना की हिस्सेदारी 45% है। अभी देखो एक मजे की बात मैं आप बताता हूँ, 2 दिन पहले की, जब से कनाडा के प्रधानमंत्री साहब ने ये बयान दिया अपनी संसद में कि ये निज़र को मारने वाला मामला है, ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने करवाया है। ठीक, अब इसमें भारत का हाथ, इसमें इन्होंने बात की है, तो इसमें एक एक इंडिया का ग्रुप है, इंडियन एथिकल हैकर ऐसे करके कोई नाम है, मुझे सीरियसली उसका नाम सीरियसली नहीं, बट इंडियन उसमें एक नाम आता है। उन्होंने अभी ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, ये क्लेम किया गया कि उन्होंने अभी हाल ही में कनाडा में साइबर अटैक कर दिए। ठीक, अब भारत सरकार तो ऑब्वियस नहीं करा रही है, बट भारत को मानने वाले, जो भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, वो सब ऐसी चीजें करते रहते हैं। वेट अ मिनट, तो वहां पे किसकी बात आई थी, इंडियन एथिकल हैकर, आई थिंक ऐसे ही कोई एक ग्रुप था। तो उसमें देख लिए इसमें कितनी है, 45% की हिस्सेदारी है इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया एंड चाइना, राइट। चलिए, और इसमें बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ खास नहीं इसमें है, बट मोटे मोटे पॉइंट ये है कि रैंकिंग में नंबर 1 पे सर्वाधिक हमला झेलने वाला देश कौन सा है, तो यूएसए, जबकि नंबर 2 पे साइबर हमला झेलने वाला भारत की रैंकिंग नंबर 2 पे है। ठीक है, ओके। और इसके बाद में क्या लिखा है, 2022 में 5 साइबर हमला झेलने वाले देश कौन से हैं, तो वही जो ऊपर लिखे हुए थे, यूएसए, इंडिया, इंडोनेशिया और रशिया, देन चाइना। आपको एक ग्रिड का हमला शायद पता हो, कुछ साल पहले एक इंडिया में ग्रिड पे हमला हुआ था, साइबर से ग्रिड को रोकने की कोशिश की गई थी, वो चाइना के थ्रू, ऐसा माना जाता है कि चाइना के थ्रू ऐसा हमला हुआ था। देखिए, पावर स्टेशन हो या बहुत बड़ी बड़ी ग्रिड हो, ये सारी चीज़ें सर्वर से अटैच्ड होती हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके कोई इंसान कटआउट लगाएगा तो चालू हो जाएगा, कटआउट हटाएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस पे इंडिया में मुंबई ग्रिड पे एक हमला ऐसी कोशिश की गई थी, तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए, ये वाला भी चलिए देखिए निपट ही गया। चलिए, फिर है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023। आईईपी बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, हम लोगों ने 3-4 रिपोर्ट तो आई गेस देख ही ली हैं। ठीक है, तो इसी में है 2023 में विश्व भर में जोखिम का प्रभाव, मतलब जोखिम जो होता है उसका प्रभाव समझने के लिए सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी की गई। इसमें टोटल कंट्री कितने, देखिए ऐसी जब भी कोई रिपोर्ट आए, मोटी मोटी आपको चीजें 4-5 जो मैंने बताई हैं, बस उतनी चीजें देखना, 50-60 रिपोर्ट आएंगी, सब चीजें पढ़ेंगे एक तरफ से पागल हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, पीस इंडेक्स हो गई, और या फिर आपकी जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करती है, वो ऐसी कुछ रिपोर्ट है, बस उनको बस ध्यान से देखना होता है बस। बाकी अगर कोई रिपोर्ट है जो जारी हो रही है, मान लीजिए आपकी इंडियन ऑफिशियल्स कोई ऐसी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि इंडिया इस समय प्रमोट करती है अपनी रिपोर्ट। ठीक है, तो जहां तक देखिए बात यह है कि इन रिपोर्ट जो प्राइवेट एजेंसी हैं जो जारी करती हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है इंडिया में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं सब वेस्टर्न या फिर मीडिया हाउसेस होंगे बड़े बड़े, इनकी रिपोर्ट होंगी, या रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ के बड़े बड़े, उनकी रिपोर्ट होंगी। और उनकी रिपोर्ट आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड में उनकी एक एक्सेप्टेंस होती है। ठीक, कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं भी होगी, फिर भी उनकी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस होती है। देखिए, बहुत सालों तक उनका राज रहा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कभी भी इतनी जल्दी अभी फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। तो इस समय एशिया से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आने लगी हैं, जैसे कि आपने पासपोर्ट इंडेक्स में देखा
एशियन से, वो कहाँ से आती है, वो भी एशिया से आती है, ठीक, उसमें भी एशियन कुछ हैं, और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं अब आने लगी हैं, तो उनको भी ध्यान से देखें, ठीक, क्योंकि इंडिया इस समय वेस्टर्न रिपोर्ट बहुत प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें 121 देशों में सीन आप देख लीजिए, 5 देश किस तरीके के हैं, तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट है, और लिस्ट जब आप पढ़ेंगे जैसे उज्बेकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब, नॉर्वे, एस्टोनिया, अब आपको केवल आप ऊपर के टॉप 3 कंट्री देखिए, ठीक, एक तो 2 तो अरब कॉन्टिनेंट से हो गए, एक उज्बेकिस्तान से हो गया, ठीक, और 2 नॉर्वे एंड एस्टोनिया ये यूरोप से हो गए, ठीक, इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और क्या है, लास्ट में देखिए माली है, सिएरा लियोन, ये फिर अफ्रीका वाले रीजन में पहुंच गए। तो एक बार जब जैसे टॉप 5 या टॉप 10 आप देखें तो उसमें एक बार ये नोटिस करने की कोशिश करें, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया सीधे सीधे कि जो पीस है वर्ल्ड में, जो पीस रिपोर्ट की जहां पे बात की गई थी उस क्वेश्चन में, वहां पे ये बात आपके सामने रखी गई कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो सबसे पीसफुल है, जबकि जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें मैक्सिमम हम लोगों के सामने कॉन्टिनेंट की बात नहीं, ऐसी मैगजीन में, रिपोर्ट्स में होती है बट ऐसी मैगजीन्स में ये सब बातें नहीं होती हैं, और मैगजीन्स में लिखा भी नहीं था उस समय की मैगजीन्स में कि कॉन्टिनेंट कौन सा ऐसा है जो सबसे पीसफुल है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लोग फिर भी गलत करके चले आए, उसको कोई बात नहीं। चलिए तो इसमें क्या है, इंडिया की रैंकिंग देख लीजिए 97 है, ठीक, स्कोर क्या है 320, 0.320, ओके। चलिए और क्या है, आसपास पड़ोसी देश मत रखना, 50 रिपोर्ट के पड़ोसी देश अगर रटेंगे तो पागल हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर पड़ोसी देशों का आ जाए तो छोड़ भी देना चाहिए, ठीक। अब इसका देखिए लास्ट है, इसके बाद में आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी आएगी आपके सामने। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, ये जारी करती है एक रिपोर्ट, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, क्या, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और क्या है, सूचकांक इंडेक्स 2023, ठीक, ये जारी किया गया। टोटल देखिए ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं पहले भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप फिर बार बार ऐसा करेंगे तो कहाँ गया, उल्टा मैंने पेन ही पकड़ा रखा है, ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, ठीक है। चलिए ये रिपोर्ट पूछी गई है पिछले कुछ सालों में, हो सकता है संभावना बनी रहेगी इसको आगे आने वाले, और रिपोर्ट में कोई बहुत बड़ा बदलाव ऐसा हो नहीं रहा, ठीक। तो 55 देशों में शीर्ष में कौन है, यूएसए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ठीक है, और सबसे नीचे कौन, तो वेनेजुएला नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, समझे, सबसे ऊपर मैराकाइबो झील यहीं पे आपको देखने को मिलती है, और आसपास के 2-4-5 कंट्री जो ऊपर वाले हैं लगे हुए, अरे जो कैरेबियन सी के जस्ट नीचे जब आप चलते हैं तो वहीं पे आपको मिल जाता है सबसे टॉप पे, ठीक है। अगर रिजर्व की बात करोगे तो ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है, बट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता है कि ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है, वो मानता है कि सऊदी अरब में ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 50 अद्वितीय जो संकेत हैं उनके आधार पे अर्थव्यवस्था के ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था एक स्नैपशॉट बनाते हैं। 9 श्रेणियों में बहुत सी चीजें की जाती हैं, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, डिजाइन, अधिकार, व्यापार भेद, आईपी संपत्ति का व्यवसायीकरण, परिवर्तन, और क्या है, प्रणालीगत, ये बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इसको देख लो। टॉप के देखिए 5 देखिए कौन कौन से, नंबर 1 पे आपको मिलेगा अमेरिका, नंबर 2 पे यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, फिर आपको जर्मनी, फिर आपको स्वीडन। अब ना टॉप 5 में आप ध्यान से देखें, एक यूएसए को अगर आप छोड़ दें नंबर टॉप पे, तो बाकी के बचे चारों यूरोप से आते हैं, ठीक। और गजब की बात तो एक है कि आप ऊपर के जो 3 हैं, मतलब ऊपर के 4, ये चारों वर्ल्ड वॉर में शामिल रहे हैं, तो बहुत मतलब इन सब चीजों को थोड़ा देखते हुए चले तो आपको याद रहेगा। अब आपको कुछ भी मान लो नहीं याद आता है तो आपको याद रहेगा वर्ल्ड वॉर वाले कंट्री थे यूरोपियन से, ठीक है, तो उससे 3 आप उठा लेंगे तो आपको याद तो कम से कम वहां आ जाएगा, क्योंकि कितनी चीजें आप रटेंगे, ऐसे कुछ चीजें जो रिलेट करनी पड़ेंगी। फिर 5वें नंबर पे कौन सा है, 55 में वेनेजुएला, 45 पे इन्होंने रसिया को डाल दिया है, अल्जीरिया 53, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। इंडिया की रैंकिंग जरा देख लीजिए, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है 55 देशों में, तो 42 है, जबकि 22 में 43 थी और 21 में 42 थी। अब इन तीनों को आप ऐसे लिखेंगे, 21, 22 और 23, और यहाँ पे आप सीधे सीधे अपनी अपनी लिख लें, जैसे 40, 43 और 42, ठीक, इस पे ऐसे ऐसे कर लेना, तो इससे आपको याद रहेगा।
23 में 42वीं रैंक थी, और इससे पिछले वाली 22 वाले में 43 रैंक थी। एक का घाटा हुआ, एक रैंक का। ये भी चीजें याद रखें, क्योंकि इसमें आपको ये छोटी सी मैथमेटिक नहीं करके लिखी हुई होगी, लेकिन एग्जाम में आपको हो सकता है देखने को मिले। ठीक, ब्रिक्स की यहाँ पे बात की गई है, सबके अलग अलग चीजों की, उनकी सबकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, आज से इंटरनेशनल आपके सामने खत्म होता है। अब एक नई चीज की मैं बात बता दूं आपको। अब जो आगे की ये है, जो भी बची हुई है, आर्थिक घटनाएं हो, वन लाइनर हो, आगे अर्धवार्षिकी हो, खेल जगत हो, बुक्स हो, पुरस्कार हो, कुछ भी हो, XYZ। ठीक, अब इसमें मैं इस बुक की ये PDF आपको नहीं दिखाऊंगा। एक चीज आप समझ लें, क्यों नहीं दिखाऊंगा? इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, आप होते हैं कई बार कंफ्यूज। अब मैंने आपको कितने पेजेस पढ़ा डाले, बहुत सारे पेजेस पढ़ा दिए, कितने 84 के आसपास, राइट। अब देखिए, अब आप भी ये समझ चुके हैं कि क्या चीजें छांटनी होती हैं किसी बुक से। इतने टाइम तक बताने का रीजन मेरा एकमात्र यही था कि आपको पता हो जाए कि क्या क्या चीजें छांटनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। ठीक, तो अब मैं ये बुक नहीं आपको दिखाऊंगा, और अब मैं सीधे सीधे टॉपिक की मैं PPT बना दूंगा या PDF जैसे भी कुछ बना दूंगा, कुछ भी उसको मैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं एक एक करके खत्म कर दूंगा। मतलब अब जैसे इसमें क्या होता है ना, इसमें मुझे भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि चीजें मैं जब सामने आती है तो मुझे बतानी पड़ती हैं चीजें। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर दूं, और वो, क्योंकि अब आप भी इतना सीख चुके हैं, आप भी इतना जान चुके हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।